अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर ज़ोडियक। मैं हूं आपका होस्ट हारिस अज़मी और आज हम लोग सितारों की और नई खबरें और नई तहकीकात लेकर आपकी सामने एक दफ़ा फिर हाजिर है। इनफैक्ट नाजरीन, मैं आज सितारों से ज़्यादा एक स्टोन मरजान उसके बारे में जिक्र करूंगा। जमनाई की भी आज बारी है, आज जमनाई के बारे में भी जिक्र करना है इंशाल्लाह, उसके बारे में भी बात होती रहेगी। लेकिन सबसे पहले मरजान को, जो कि मेरे लिए बड़ा एक डिस्कसिंग एक फिनोमेना है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी, उसकी जेमोलॉजी की, तो मरजान इनफैक्ट एक पौधा है पानी का जिसकी हार्डनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो स्टोन के लेवल पर आ चुका है। सो मरजान पानी में से पैदा होने वाले एक पौधे का नाम है, लिहाजा उसको स्टोन के तौर पर यूज किया जा सकता है। इस स्टोन की अफादियत ये है नाजरीन, तमाम वो अमराज जो मैदे से रिलेटेड होती हैं उनको रिमूव करने के लिए मरजान की जो सलाहियतें हैं वो बड़ी कारआमद है। जिस्म में जो पट्ठों का निज़ाम है, मस्कुलर सिस्टम है, इसके लिए भी मरजान की जो ताकत है वो बड़ी पावरफुल है। और हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी में मरजान का जिक्र करते हैं उसमें कैप्रिकॉर्नियन स्टार्स के लिए मरजान काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होता है। और ऐसे लोगों के लिए मरजान हम लोग यूज़ करते हैं जो लोग अपनी आदत छोड़ नहीं पा रहे हों, मतलब किसी ऐसे मसले में फंस चुके हों जिसके लिए बार बार कोशिश कर रहे हों लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हों, तब भी हम लोग मरजान ही यूज़ करते हैं। मरजान की क्वालिटीज़ में जहाँ पर बीमारियों की शिफा में बहुत अच्छा है, जहाँ पर आदतों को छोड़ने के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ ये किसी हद तक ईवल स्पेल्स को रिमूव करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। साइकोलॉजिकली बेसफुल करने के लिए, किसी इंसान को एजेंडा फुल करने के लिए, बामकसद करने के लिए भी हम लोग मरजान को यूज़ करते हैं। नाज़रीन, मरजान की अफादियत बहुत लंबी है। इनफैक्ट इसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन ये हम लोग गाहे बगाहे पूरे शो में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन एक कॉलर को ऐड करना है, देखते हैं हमसे आज पहला कॉलर क्या पूछ रहा है। इनफैक्ट कल के 3 कॉलर हमारे पेंडिंग में थे, आज मैं वो डायरी घर भूल के आया हूँ। इंशाल्लाह कल के शो में उन पेंडिंग वाले 3 कॉलर्स को भी हम लोग ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा? जी, मैं जरीना बात कर रही हूँ सियालकोट से। जरीना साहिबा, अपने बारे में पूछना है? मैंने अपने मियाँ के मतलब पूछना है। क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। जरीना साहबा, आप अगर टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी और डायरेक्ट मुझसे बात करेंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है जी। मोहम्मद हनीफ। एंड डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 तारीख और 27 सितंबर 1962। और कहाँ पैदा हुए, टाइम क्या था? ये टाइम सुबह 5 बजे का था और जुम्मे का दिन था और सियालकोट। क्या पूछना चाह रही हैं? भाई, ये 4 साल पहले तो इधर ही थे। 12 साल हो गए मेरी शादी को, तो भाई 12 साल से हम इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। वो टेलर थे, अब 3-4 माह हो गया वो फ्रांस किए हुए, तो ना तो वहाँ उनका कोई कारोबार है, ना ही वो इतना परेशान है, बीमार भी रहते हैं। अभी 10 फरवरी को उनका इंटरव्यू भी है, पेपर जमा करवाए हुए हैं। ओके। तो कोई समझ नहीं आती कि अब क्या करे। वो तो 24 घंटे उनका यही है कि मैं वापिस आ जाऊँ, लेकिन मैंने इतना कर्जा उठा के उनको भेजा हुआ है ना, यानी कि 15-20 लाख मेरे सर पे कर्जा है। ओहो, ठीक है, मैं इनका ही जायचा है, आज पहला जायचा इन्हीं का है। मैं इंशाल्लाह अभी जिक्र करता हूँ इनके जायचे से मुतल्लिक। नाजरीन, ये बात यकीनी तौर पर मैं एज एस्ट्रोलॉजर भी और एज अ मुस्लिम भी ये बात ज़रूर बोलूँगा कि प्रे जो है वो इंसान को बहुत सारे मसाइल से निकाल देती है। थोड़ा बहुत अपनी एफर्ट्स ज़रूर करना चाहिए ताकि कामयाबी हो। उन्होंने एफर्ट्स किए, लेकिन प्रे साथ ज़रूर करें। दुआ ही वो ताकत है जो तकदीर को बदल सकती है। अदरवाइज तकदीर को बदलने की कोई गोली या तकदीर को बदलने की कोई सर्जरी तो होती नहीं। लिहाजा दुआ ही सबसे बड़ा सोर्स है तकदीर को बदलने का। लिहाजा मैं एक चीज़ नाजरीन यहाँ पर जिक्र कर दूँ जेमिनाई से रिलेटेड, एंड देन फिर हनीफ साहब का जायचा कैलकुलेट हो चुका है, मैं उसके बारे में भी जिक्र करता हूँ। जेमिनाई पीपल आर सो जीनियस,
एंड 2012 इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस इंपॉर्टेंस की जो सही तारीखें हैं वो तकरीबन मई के महीने से स्टार्ट होने जा रही हैं जेमिनाइज के लिए, और उस वक्त जेमिनाइज को वीनस सपोर्ट करेगा। इस साल जेमिनाई काफी सोशल रहने वाले हैं और इस सोशल एबिलिटी से वो लोग अपने लाइफ पार्टनरशिप और अपने दीगर जो मसाइल जिंदगी है उसको कवर कर सकते हैं। जेमिनाई पीपल स्पेशली जो कैरियर सेक्टर में हैं वो लोग भी तकरीबन मई के महीने में काफी अपने अंदर अरूज और स्टेबिलिटी फील करेंगे, और ये फीलिंग उनके लिए रुपए पैसे के एतबार से काफी स्ट्रांग रहेगी। इस साल नॉर्मल सालों की तरह हाँ, उनकी जहनी इंतशार इस साल भी आड़े आएगा। उनको थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगी डिसीजन लेने में। वो अपनी विल यूज करें, अपनी कुव्वत इरादी यूज करें, उससे वो कवर हो सकेंगे। वैसे भी जेमिनाई मशहूर हैं दोहरी सोच के लिए। वो अक्सर ही एक काम के अंदर से ही किसी दूसरे काम की तरफ चल निकलते हैं। अगर वो अपने काम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कामयाब रहेंगे। एमरल्ड इनके लिए काफी मुफीद साबित होता है अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। जेमिनाई पीपल इस साल, स्पेशली इस साल, वैसे वो ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस साल अगर वो अपने यहाँ ब्राउन कलर को ज्यादा यूज करें तो इनके लिए काफी मुफीद होगा। और अपने कामों को 2 तारीख, 11 या 20 तारीख को शुरू करें तो ज्यादा मौजू साबित होगा। हनीफ साहब का जायचा कैलकुलेट हो चुका है नाजरीन, लेकिन एक कॉल भी हमारे साथ लाइन पर है, हम लोग उन्हें भी देखते हैं एंड देन फिर हनीफ साहब के जायचे के बारे में डिस्कशन करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आरिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन साहब बात कर रही हैं? मैं शाकाल बात कर रही हूँ कराची से। अपने भाई के बारे में जानना था। ओके, उनका नाम बता दीजिए। मीर बालाज। मीर बालाज। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 19 मई ओके 1995। एंड टाइम ऑफ बर्थ इज? टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम। और कहाँ पैदा हुए? कराची में। क्या पूछना चाहेंगी शादाब साहबा? उनके फ्यूचर तालीम के बारे में जानना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं इनकी बारी पर, अगला जायचा इन्हीं का है, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हनीफ साहब का जायचा नाजरीन रिलेटेड है लिब्रा से, और लिब्रन एबिलिटीज को मैं पहले डिफाइन कर दूं ताकि लिब्रा पीपल भी इससे फायदा उठा सकें। जिसका ये जायचा है उसको तो फायदेमंद होगा ही होगा, लेकिन लिब्रा पीपल ये जान ले कि इस साल सितंबर का महीना उनके लिए काफी मौजू आ रहा है। 2008 सन से उन लोगों की तरक्की के वो तमाम रास्ते जिनके लिए वो कोशिशें कर रहे थे और कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, वो 2012 सन में आके कामयाबी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामयाबियां भी हैं। ये आम लिब्रन्स की बात कर रहा हूं, हनीफ साहब की नहीं। लिब्रा पीपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस साल काफी खुश रहेंगे। सितंबर अक्टूबर के महीने में जाके कोई हिजरत करना चाह रहे थे तो वो काफी आरामदेह तौर से हो जाएगी। और लिब्रा पीपल को एक बड़ी कामयाबी ये है कि उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटी, उनके अंदर जो शोबा फनकारी की ताकत होती है, जो आइडिया मेकिंग स्किल्स होती है, वो इस साल काफी ताकतवर रहने वाली है। इस साल उनकी शोहरत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कम मेहनत से ज्यादा की हसासियत आने वाले खतरात से उन्हें बहुत पहले ही आगाह कर देती हैं। इस हसासियत के बारे में मैं जिक्र करता हूं नाजरीन, लेकिन एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पे हैं, हम लोग उनको साथ में ऐड कर लें, देन फिर हम लोग जेमिनाई के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरा नाम है आलिया भट्ट, वालदा का नाम है नजीना बीबी। मेरी तारीख पैदाइश है 3 मार्च 1973। भाई मैंने पूछना है कि मेरी मम्मी और शादी कब तक होगी? मेरे वालिदैन फोत हो चुकी है, मुझे जरा तफसील से बता दें। और मेरे स्टार के बारे में भी बताना और मेरे मुस्तकबिल के बारे में भी बता दीजिए कि कैसा होगा, और मेरे घरेलू परेशानियां वगैरह कब तक दूर हो जाएंगी। तो भाई हमारी लाइफ चली गई है, तो इस प्रोग्राम का रिपीट कितने बजे होगा टाइम? आलिया बहन, एक बात तो तय है, आप लिखा हुआ पढ़ रही थी, और दूसरी बात मैं आपने इतनी तेजी से सब कुछ बता दिया, आपने मुझे सवाल करने का मौका तक नहीं दिया। मुझे टाइम ऑफ बर्थ तो बता दें। टाइम, वक्त पैदाइश की। सॉरी, वालदा का नाम है नसीरा बीबी। टाइम ऑफ बर्थ में पूछ रहा हूँ आलिया साहबा, टाइम ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश का टाइम। पैदा हुई टाइम नहीं पता? अच्छा, जगह पैदाइश बता दें। जिला बुखारी। ओके, ठीक है, मैं आपकी बारी पर जिक्र करता हूँ। ये प्रोग्राम मिडनाइट में रिपीट होता है, आई होप सो 2 बजे के करीब रात में रिपीट होता है।
ठीक है, मीर बालाय साहब का जायचा इस असना में कैलकुलेट हो चुका है। हम लोग जेमिनी की डिस्कशन को थोड़ा सा और पेंडिंग में डालना होगा क्योंकि बालाय साहब का जायचा काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सूरत में नाजरीन कि मैं पहले भी एक दफा जब एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस बता रहा था, सितारों की दुनिया की जो बुनियादी ताकतें होती हैं वो बता रहा था, उस दिन मैंने जिक्र किया था कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर काफी ताकतवर होता है जायचे में। पहला घर हाउस ऑफ पर्सनैलिटी और हाउस ऑफ नेचर कहलाता है। 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ लक, 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर। और अल्लाह ताला का करना ऐसा है कि बालाय साहब के इन 4 हिस्सों में बहुत तकवीयत है, बड़ी ताकत है। पहले घर में पैदाइश के वक्त मून था, सो इसका मतलब है वो सोशल, हमदर्द, प्यार करने वाले, दूसरों की फर्माबरदारी इख्तियार करने वाले, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले बनेंगे। इब्तदाई तौर पर जिन लोगों के मून साइन पहले घर में होता है ये शुरू में जिद्दी साबित होते हैं, शुरू में मनमानी करने वाले साबित होते हैं, लेकिन बाद में बहुत अच्छे हमदर्द और मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। शुरू के इनके तकरीबन 10 साल तकरीबन इसी हालत में गुजरते, बाकी फिर ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ लक। चौथा घर ऐसी किस्मत वाली अपॉर्चुनिटीज का होता है, ऐसे किस्मत वाले मौक़ों का होता है जिसमें इंसान को अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग करना होती है। और यहां पर यूरेनस है, कुदरती तौर पर यूरेनस स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई सितारा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और इंसान को मौके मिल जाएं, फिर उसकी सलाहियतें भी उतनी ही ताकतवर हों, तो उसका रेशो ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाता है, कामयाबी की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। सो बालाय साहब के बारे में मैं ये बात तो बड़े रसूख के साथ प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इनकी कामयाबियों की मिकदार आम लोगों से या आम फैमिली मेंबर से ज्यादा होगी। फिर 7th हाउस में वीनस है, दैट इज आल्सो आइडियल। वीनस का 7वें घर में होना रिलेशनशिप के प्लेजर्स की इतला दे रहा है। अभी तो बहुत छोटे हैं, तालीम की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये इतलात उनकी वालदा के लिए हैं क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे वो उम्मीद लगा सकती हैं। 10वें घर में मार्स है, दैट इज आइडियल एंड इट इज आइडियल फॉर द ओवरसीज ट्रैवलिंग। उनकी इस प्रेडिक्शन के मुताबिक जायचे में अगर मार्स 10th हाउस में हो तो या तो वो बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत बनेंगे या फिर वो होमलैंड पर नहीं रहेंगे और कहीं बैरून मुल्क जाके अपना दुनिया बसाएंगे। इस जायचे में फिलवक्त जो कंडीशंस हैं उसमें जुपिटर दूसरे घर में है, दैट इज आइडियल फॉर द मेंटल स्किल्स। अगर किसी तरह की अनकॉन्सेंट्रेशन, गैर मुस्तकिल मिजाजी, गुस्सा या जल्दबाजी की आदत उनको इस वक्त लाहक हैं तो उनके लिए जरूर बजरूर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पानी पर दम करके उनको पिलाते रहें, इससे मामलात हल हो जाएंगे। और एज अ टोरियन उनको एमरल्ड 5 कैरेट का लॉकेट की शक्ल में पहना दें, इससे मामलात हल होंगे। और ज्यादा से ज्यादा उनको ब्राउन कलर 2012 में पहनाएं अगर मौका मिले तो इसको, क्योंकि जब एमरल्ड पहना दिया जाता है तो इससे इतनी ताकत मिल जाती है नाजरीन के फिर ये जो छोटी कलर थेरेपी स्कीम्स होती हैं ये इतना फायदा नहीं करती। बालाय साहब का जायचा तकरीबन फाइनल हो चुका है और इस जायचे में 2012 में पॉजिटिव रुझान है और ये रुझान उनके लिए काफी बुनियाद वाला होगा। इसके साथ ही हम लोग अगले कॉलर को ऐड करते हैं नाजरीन, और मैं कोशिश करूंगा कि मरजान में जो आज उस पर रिसर्चेस करके आया था वो आपसे जरूर जिक्र करें, लेकिन एक कॉलर उसके बाद फिर इंशाल्लाह जिक्र करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा? मैं सुबह इस्लाम बात कर रही हूँ। जी, आप अपने ही बारे में पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूंगी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सैयद अरसलान अली। एंड डेट ऑफ बर्थ इज 17 सितंबर 1982। एंड टाइम इज 12 PM, दोपहर के 12। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूंगी कि उनकी जॉब कहीं पे वो मतलब एक जगह सही से ना जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा जॉब करते हैं फिर वो जॉब छूट जाती है, फिर नई जॉब, तो उस तरह से कब तक उनकी आ जाएगी, स्टेबल हो जाएंगे एज अ जॉब के लिए। और दूसरा कि उनका पत्थर कौन सा है, मतलब जो उनको सूट करता है। ठीक है मिसेज अरसलान, मैं इनकी बारी पर जिक्र करता हूँ, एक जायचे के बाद उनकी बारी है। ठीक है, आलिया साहिबा का जायचा कैलकुलेट हो चुका है। शी इज वेरी वरीड अबाउट हर लाइफ पार्टनरशिप और जायचा इसके बिल्कुल बरक्स है। आई होप सो उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिन्हें हम लोग जमीनी हकाइक कहते हैं वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और जमीनी हकाइक ज्यादा सपोर्टिव ना होने की वजह से भी ये सोशल डिसऑर्डर आता है। नाजरीन, आप जानते हैं अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत ज्यादा
मतलब वो जो मटीरियलिस्टिक थिंकिंग है, आपको खूबसूरत भी होना है, आपको अमीर भी होना है, ये बड़ी अजीब एक मुआशरती क्राइसिस है। बहरहाल मेरा दिल जलता है इस सारी चीज़ों को देख के। आलिया साहबा, ये बात मैं प्रोफेशनली सर्टिफाई करता हूँ कि आपके जायचे में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। जायचे में इस वक्त मरकरी एंड मून दोनों 7th हाउस में है एंड इट इज़ आइडियल फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। और अगर मैं इस बात के बारे में थोड़ा सा तफसील बयान करूं तो मून साइन 2009 सन अगस्त के महीने से आपको फायदा कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आप अपना लाइफ पार्टनरशिप अचीव नहीं कर पा रही ड्यू टू सम रीजन। एंड देयर इज नो ईवल स्पेल आल्सो, वहां पर किसी तरह की कोई रुकावट, बंदिश, जादू टोना भी नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी अपने लाइफ पार्टनरशिप या आपकी फैमिली टेक्निक्स जिनके एतबार से लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स अचीव होते हैं, कामयाबियां मिलती हैं, सेरेमनीज अरेंज होती हैं, शायद उनमें कोई कबाहत है। तो आप अपने मिलने जुलने के रुझान और अपने वो जो ज़मीनी हकाइक हैं उनको ज़रूर कंसीडर करें, उनसे मामला हल हो जाएंगे। खैर और बरकत के लिए ये है कि सूरह यूसुफ पढ़ी जाए। नाजरीन, तमाम वो लोग जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं वो सूरह यूसुफ पढ़ सकते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर द अट्रैक्शंस, एक दूसरे के लिए दिलचस्पी के रुझानात पैदा करने के लिए सूरह यूसुफ बहुत अच्छी है। दूसरा, ये एक दूसरे की इज्जत करवाने के लिए बहुत अच्छी है, जिससे एक इंसान दूसरे इंसान की मोहब्बत में मुब्तला होकर जो इज्जत करता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी। और तीसरी चीज़, इसमें जज्बात जो रोमांस वाले जज्बात हैं, रोमानवी जज्बात, उनको भी तकवीयत मिलती है। इंसान अपने अंदर एक खास किस्म की मोहब्बत फील करता है। सो सूरह यूसुफ तमाम लोग पढ़ सकते हैं, जो शादीशुदा है वो भी पढ़ सकते हैं। उनके पढ़ने से भी मियाँ बीवी के जो मोहब्बत है उसमें इजाफा होएगा। साथ में आलिया साहबा को एक तलकीन है मेरी कि वो टर्मलीन नाम का स्टोन है, बेरूज जिसे उर्दू में कहते हैं, वो ज़रूर पहने। एक्वा मेरीन पहन सकती हैं, वाइट टोपाज पहन सकती हैं। ये ऐसे स्टोन हैं जो उनको स्टार वाइज काफ़ी सपोर्ट करेंगे और उनके रिलेशनशिप के मामला हल हो जाएंगे। वो इस वक्त भी काफ़ी ताकतवर उम्मीदवार हैं शादी के लिए, हेजिटेशन कोई नहीं है शादी में। मिसेज अरसलान की कॉल जायचा हम लोगों ने ऐड करना है, लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? जी, मैं नाइला बोल रही हूँ कराची से। नाइला साहिबा, अपने बारे में ही पूछना है? नहीं, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था लेकिन आपने बताया ही नहीं रूहान के बारे में। ओ आई सी। असल में उस दिन हमसे कुछ जायचे मिस हुए थे। अच्छा कि आपने दोबारा कॉल कर ली और मैं आज इंशाल्लाह उसको ज्यादा तफसील से बयान करूंगा। जी शुक्रिया भाई। बहुत बहुत। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, नहीं 1 नवंबर। ओके, 1900 नवंबर 1994। एंड टाइम ऑफ बर्थ इज? टाइम 9 से 10 के दरमियान अहमदाबाद में। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं उसकी तालीम के बारे में, फ्यूचर का कैसा होगा उसका, भाई जा सकता है कि नहीं तालीम के लिए? ठीक है, ये दोनों बेसिक चीजें उस दिन पेंडिंग में रह गई थी, फिर मैं इंशाल्लाह आज जरूर जिक्र करूंगा और पूरी तफसील से बयान करूंगा। शुक्रिया बहुत। ठीक है, ओके। नाजरीन, हम लोग मिसेज अरसलान साहब का जायचा कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है। वापसी पर आकर हमने कॉरल को भी डिस्कस करना है, सो कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अरसलान साहब का जायचा कैलकुलेट हो चुका है। जायचा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी तफसील बयान करने का मुझे मौका भी मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज़ बयान कर दूं। अल्फाज हम लोग कुछ अपने हमसाया मुल्क से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अल्फाज ऐसे हैं जो कि प्योर एक ऐसी लैंग्वेज से हैं जिनको हम लोग बोलते ही समझ जाते हैं कि ये हमारे हमसाया मुल्क से, लेकिन वो सिर्फ लफ्ज़ ही हैं। बाकी हकीकी तौर पर अगर चाहें तो हम लोग इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अरसलान साहब के जायचे से मुझे याद आया कि ये काल सर्पयोग नाम की एक डिजीज़ में मुब्तला है। इट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल डिजीज़, लेकिन अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलता तो इट इज़ अ टाइम डिसऑर्डर, बट अगर उर्दू में समझाने लगे तो उर्दू में इसे काल सर्पयोग कहते हैं, जिसमें वक्त जो है वो इंसान की मुखालफत में चलने लग जाता है। इंसान के जो लक स्टार्स होते हैं वो किसी और सिमत में, और जो एंटी स्टार्स होते हैं वो उनके सामने से आने लग जाते हैं। ऐसे हालात में इंसान अपनी कामयाबियों को कांस्टेंट नहीं रख पाता।
वो कर बहुत अच्छा रहा होता है, मेहनत बहुत कर रहा होता है, लेकिन अच्छे सितारों की जो खूबियां हैं वो बुरे सितारों के अंडर आ जाती हैं, बुरे सितारे उनको दबा लेते हैं। अरसलान साहब के जायचे में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। उनकी मार्स नाम का स्टार एक सैटर्न नाम के स्टार के अंडर दब चुका है। उनके यूरेनस नाम का स्टार सन प्लैनेट की वजह से दब चुका है। इसकी वजह से वक्त जो है वो उनके लिए कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम लोग दोहरे कॉन्सेप्ट से ट्रीटमेंट करते हैं, दोहरे कॉन्सेप्ट से प्रे करने के लिए बोलते हैं, दिन और रात दोनों को यूज करते हैं। जो लोग पुराने मुझे देखते आ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि अगर सूरह शम्स को दिन में और सूरह नजम को रात में पढ़ा जाए तो इससे काल सर्प योग की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं ये रिमूव हो जाती हैं। अगर ये सिर्फ 28 दिन प्रैक्टिस की जाए, दिन में सूरह शम्स और रात में सूरह नजम, तो इससे बगैर किसी शुबह के ये काल सर्प योग का जो जाल है ये खत्म हो जाएगा और इसके खात्मे के बाद फौरन वो अपनी कंसंट्रेशन अर्न कर सकेंगे, माली हालात में इस्तेहकाम आ सकेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जॉब सेक्टर में भी और वेल्थ सेक्टर में भी, और फिर वो लंबे अरसे तक चलेंगी भी। ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय बाय द एबिलिटी ऑफ स्टार्स। अगर सिर्फ हम लोग उनकी नेचर को देखें, अगर सिर्फ हम लोग उनके फितरत को देखें तो बहुत अच्छा है। वीनस उनके यहाँ 7th हाउस में है। इट इज़ आइडियल। अमूमी तौर पर ये लोग फ़र्ज शनास, मोहब्बत करने वाले, सोशल अखलाक वाले होते हैं और यही 3 चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए ज़िंदगी में कामयाबी के लिए काफ़ी हैं। फिर उनका मरकरी जो है वो 8वें घर में है, दैट मीन्स कि वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। फिर उनका जुपिटर 9वें घर में है, इट मीन्स कि वो जहनी तौर पर भी काफ़ी कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, प्लान्स उनके अच्छे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो जाती हैं, मौके ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इन चीज़ों को सूरह नजम और सूरह शम्स से रिकवर करने के साथ साथ एज अ विर्गो अगर वो ओपल पहने, एज अ विर्गो वो वाइट टोपाज पहने, एज अ विर्गो वो ब्लू टोपाज पहने, ये 3-4 पत्थर ऐसे हैं जो उनके फितरत को काफ़ी बूस्ट अप कर देंगे। वक्त की खराबी को दूर करने के लिए भी नाजरीन स्टोन बहुत अच्छा है। बहुत पुरानी लॉजिक है, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग स्टोन पहनने की तलकीन क्यों करते हैं। हमेशा जायचे में हमेशा ज़मीन पर स्टार्स की तरफ से रेडिएशंस आती हैं। समटाइम वो रेडिएशंस नेगेटिव होती हैं। अगर हमने उन रेडिएशंस को पॉजिटिव करना हो तो हमें स्टोन रेडिएशन सबसे बड़ा सोर्स है उनको पॉजिटिव करने के लिए। नेगेटिव रेडिएशन फ्रॉम द स्टार इज बैलेंस्ड बाय द रेडिएशन ऑफ स्टोन, दैट्स इट। ये पुराना फार्मूला है, बहुत आसान। हम लोग नाजरीन अगले कॉलर को ऐड करते हैं और साथ में हनीफ साहब के जो प्लस पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं और स्टोन के बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? मैं सदाकत हुसैन बात कर रहा हूँ सर, हैदराबाद से। सदाकत भाई अपने बारे में पूछेंगे? जी जी, अपने बारे में मालूम करना है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 6 अप्रैल 1984। एंड टाइम ऑफ बर्थ इज? जी, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ 8 to between 9 PM। ओके, कहाँ की पैदाइश, जगह पैदाइश? हैदराबाद। क्या पूछना चाहेंगे? ये मैं अपने जॉब के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। जॉब कब तक ये पॉसिबल है? 3-4 साल से क्योंकि कोई जॉब भी पॉसिबल नहीं हो रही और शादी वगैरह में भी रुकावट है। ये कब तक पॉसिबल होगा और ये कब तक हालात ठीक होंगे, या कोई हल वगैरह आप बताएं। ठीक है सदाकत साहब, आपकी एक्सपर्टीज क्या है? आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? बस कोई सी भी फील्ड हो, बस मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी कोई जॉब बस सेटल हो जाए एक दफा। तालीम कहाँ तक हासिल करी है सदाकत साहब? ये बैचलर। ठीक है, मैं आपकी बारी पर इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है नाजरीन, मैं जिक्र कर रहा था ऐसी सलाहियतों का जो इनकी पॉजिटिव सलाहियतें हैं अरसलान साहब की। उनमें मैंने बहुत एक ताकतवर सलाहियत जुपिटर का नाम लिया। अगर वो काल सर्प योग ये सूरह नजम और सूरह शम्स से खत्म कर लेते हैं तो जुपिटर इस वक्त भी उन्हें फेवर कर रहा है। इट मीन्स कि वो बड़ी तेजी से ग्रो कर जाएंगे। लिहाजा वो अपनी इन तवानाइयों को यूज करने के लिए अपनी इस रेजिस्टेंस को जरूर खत्म करें, इस काल सर्प योग को जरूर तोड़ें। जैसे ही वो टूट जाएगा खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। नेक्स्ट जायचा हमारे पास रूहान साहब का है। उन्होंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनकी कॉल को ऐड नहीं कर सके, कुछ पेपर हमारे इधर उधर हो गए थे। लेकिन आज मैं उनके जायचे को पूरी तफसील से बयान कर देता। एक स्टूडेंट स्किल्स वाले आदमी को, स्टूडेंट जो अभी तालिब इल्मी के ज़माने में हो, उस आदमी को कुछ साइकोलॉजिकल
बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए मैंने लास्ट टाइम एक वजीफा बताया था, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये ऐसा वजीफा है जिससे न सिर्फ तालीमी म्यार में इजाफा होता है, तालीम में बरकत आती है, बल्कि वो सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिससे इंसान अपने हाफजे को तेज कर सकता है। सो तमाम लोग जो तालिब इल्मी के ज़माने में चल रहे हैं वो लोग रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ सकते हैं। रूहान के साइचे को अगर डिस्कस किया जाए तो रूहान स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो स्किल्स में एहसास जिम्मेदारी, फर्ज शनासी तो बहरहाल पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत तेजी से लोगों की नज़र में आते हैं, नुमायां बहुत तेजी से होते हैं। इसका नुमायापन इनकी फेस वैल्यू से जनरेट होता है। ये रब ताला की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है स्कॉर्पियोस की। जब रूहान की पैदाइश हो रही थी उस वक्त मार्स पहले घर में था। इसके 2 फायदे हैं लेकिन एक नुकसान भी है। मार्स का फर्स्ट हाउस में होना इंसान को ताकतवर जहनियत, करेजफुल डिसीजंस और बेहतरीन टाइप की प्लानिंग देता है। बट इसकी नेगेटिविटी ये है कि अगर मार्स पहले ही घर में 17 डिग्री से ज्यादा हो तो इंसान मांगलिक होता है और उसके एतबार से उसे रिलेशनशिप क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। मांगलिक डेफिनेशन में फिर बयान करूंगा, इट इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। कल या परसों के प्रोग्राम में मैं मांगलिक लोग कौन होते हैं, उन्होंने रिलेशनशिप में किस तरह डैमेजेस आते हैं, मैं जरूर बयान करूंगा। लेकिन इस वक्त रूहान की जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनके अरूज को देख रहा हूं मैं यहाँ पर। इस अरूज की वजह मार्स का ही पावरफुल होना है और मार्स पावरफुल होएगा तकरीबन जुलाई के महीने में जाकर। इस जुलाई के महीने में न सिर्फ वो बहुत तेजी से अपनी जो एहसास जिम्मेदारी है उसको निभाना शुरू कर देंगे, घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे, बल्कि उनकी इन दिलचस्पियों में खैर और बरकत का एलिमेंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। वो जो काम करना चाहेंगे वो काम पाया तकमील तक पहुंच सकेगा। रूहान की आखिरी जो क्वालिटी है वो ये कि जुलाई के महीने में ही उन्हें वीनस भी सपोर्ट कर देगा, जिसके एतबार से उनका टाइम उनके नजरिए के मुताबिक चलना लगेगा। जैसा वो चाहते हैं अपने वक्त से फायदा उठाना, वैसा ही वो फायदा उठाना शुरू कर देंगे। हम लोग यहाँ पर एक कॉल को ऐड करते हैं, साथ में फिर बाद में इनकी रेमेडीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन साहिबा? मैं शगुफ्ता मुल्तान से बात कर रही हूँ। शगुफ्ता हमारी रेगुलर कॉलर है ना, पहले भी हमारी बात? अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी मेरी वैसे कॉल लगी थी। तो मैंने ये पूछना था कि ना कल मैं आपका प्रोग्राम नहीं देखती कि लाइव थी, तो मेरी बहन का जो मैंने जायजा पूछा तो वो क्या आज आपने बताया कि कल ही बता दिया था? क्या नाम था आपकी बहन का? शकीला। अब मेरे 3 जायचे पेंडिंग में भी हैं। अभी मैं वो आज डायरी घर भूल आया हूँ। मुझे ये बताइए, आज डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, मैं दोबारा जायचा बना देता हूँ। अच्छा, मैंने वैसे आज अपने बारे में पूछना है, आज उनका भी बता दे, मेरा भी बता दे, मेहरबानी। आज अपना दे दीजिए, उनकी डिटेल फिर मेरे पास होएगी वो कल के प्रोग्राम में। उनकी तो है 7 सितंबर 1981। शगुफ्ता की बताएं मुझे। हाँ, मेरी है 28 मार्च 1979। ओके। और टाइम है सुबह 10 बजे में प्लेस मुल्तान ही है। जरा शादी का मसला है, हमारे साथ शादी नहीं हो पा रही। कल मैंने अपनी सिस्टर के बारे में ये पूछा, हमारा भी मेरा भी यही मसला है कि शादी के कोई सिस्टम ही कहीं नहीं बन रहा है ना। और ये मुझे जरा बता दें कि एमरिड जो पत्थर है इसका कलर कौन सा होता है ना, तो बाकी भी जरा प्लीज डिटेल में बता दें कि आगे जिंदगी कैसे रहने का इम्कान है। और लोगों के साथ दुश्मनी है, लोग मेरे साथ बहुत बना लेते हैं, ऐसा कोई बात भी ना हो फिर भी दुश्मनी पा लेते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या हुआ, एकदम से सब कुछ आगे आ जाता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं और फिर भी ये सब कुछ हो गया। जरा मेरी सिस्टर को भी प्लीज बता दें कि वो पेंडिंग में था अभी, अब पता नहीं वो कल मैंने, क्योंकि मैं रिपीट में भी आपका प्रोग्राम नहीं दे सकी, पता ही नहीं कि रिपीट टाइमिंग क्या है आपके ना। नहीं, वो अभी बनाया ही नहीं है शगुफ्ता साहबा। मैं इंशाल्लाह कल के या परसों के प्रोग्राम में उन्हें ऐड करूंगा, सो वरी ना करें। बाकी अल्लाह ताला आपके साथ रहम का मामला फरमाए, मैं जायचा दे के जरूर बताऊंगा। और वैसे भी मुल्तान की मिट्टी तो बड़ी जरखेज है और लोग उन्हें, वैसे हम आपकी रेमेडीज भी सारी करते ही रहते हैं चाहे बजाय, और आपका प्रोग्राम अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मुझे मुल्तान की मिट्टी पे कभी कभी रश्क आता है, लोग मुंह पे मलते हैं। इतनी जबरदस्त मिट्टी है, ना खैर है ना बर्फ में, फिर भी वो मुंह पे लोग मलते हैं। मुल्तानी मिट्टी के मास्क लगाती हैं खवातीन। इतनी मुल्तानी मिट्टी वहाँ मेरा अक्सर जाना होता है, जिस गाँव में मैं रहता हूँ वहाँ एयरपोर्ट जो है वो मुल्तान का यूज होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि मुल्तान बड़ा जरखेज है कि उसकी तो मिट्टी भी सेल होती है। बहरहाल ये एक मेरे अलग से ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन हकीकतन ये बात तय है कि, बल्कि तय क्या है, सब लोग जानते हैं कि मुल्तान इज़ अ
मदीनातुल औलिया के नाम से मशहूर है। वहाँ बड़े बड़े बुजुर्गों की क्या है उसे रोज़े क्या कह सकते हैं उन्हें, मज़ार मतलब उनके बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। और वहाँ के लोग भी बड़े स्पिरिचुअल हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े प्यार करने वाले। दे आर वेरी पोलाइट। मैंने फील किया, मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन मुल्तान लोगों से मैंने देखा है कि दे आर वेरी पोलाइट टू ईच अदर। हम लोग भी जब उनसे बात करते थे बड़े प्यार से वो लोग बात करने वाले। सराइकी लोग वहाँ ज़रा ज़्यादा हैं। बहरहाल ये एक अदर से डिस्कशन। रूहान की जायचे की तरफ आते हैं नाजरीन, और रूहान की रेमेडीज ये हैं कि अगर तालीमी सरगर्मियाँ वैसे तो बज़ाहिर बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी तालीमी सरगर्मियाँ अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो उनको स्टोन पहनाया जा सकता है ओपल। ओपल की जगह पर मून स्टोन भी पहनाया जा सकता है। समटाइम ओपल काफ़ी कॉस्टली मिलता है क्योंकि उसकी फायर, ओपल के अंदर जो छोटे छोटे फायरी डॉट्स होते हैं उनकी वजह से उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। सो अगर कॉस्टली लगे तो उसकी जगह पे मून स्टोन पहना जा सकता है। ये काफ़ी इनके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा। इस प्रोडक्शन के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा का मैं तलकीन पहले ही कर चुका हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ सकते हैं। एंड आखिर पे एक चीज़ जो मैं इनके लिए बयान करूँ कि इनके लिए तालीम के ऐसे शोबे इख्तियार करें जो कि आर्ट से रिलेटेड हों, मतलब शोबाए फ़न से रिलेटेड हो, आर्ट्स। अगर इस शोबे में वो जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी मौजू साबित होगा और उनकी तरक्की तेज़ी से हो सकेगी। नेक्स्ट जायचा हमारे पास सदाकत साहब का है। मैं उनकी डिटेल्स को इंटर करके कोशिश करता हूँ कि आज जो एक काल सर्प योग का इशू आया था उसके बारे में जिक्र कर दूं, लेकिन कॉलर साथ में आ गए, शायद मैं अब वो जिक्र ना कर सकूं। सदाकत साहब की डिटेल्स फटाफट इंटर करके फिर मैं कॉलर से बात करता हूं। सदाकत साहब 6 अप्रैल 1984 की पैदाइश थे और टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने बताया था शाम का कोई टाइम बताया था। जिस पर ये जायचा कैलकुलेट हो रहा है नाजरीन, हम लोग एक कॉलर को ऐड कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप आरिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन साहबा बात कर रही हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। नौरीन साहबा, अपना ही जायचा पूछना है? नहीं, अपने भतीजे का मुझे जायचा मालूम करना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च हाँ 1995, टाइम रात को 2 बजे। कहाँ पर? कराची में पैदा हुए। नाम नहीं बताया अभी तक आपने। काशिफ। काशिफ का जायचा एक दिन पहले बनाया तो था हमने। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया। अच्छा, ओके, शायद मैं समझने में गलती कर रहा हूँ। ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? मैं इनके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी। और ये गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं ना, बात भी नहीं मानते ना वाली साहब की। माशाल्लाह से अभी 17 साल के हैं, काम वगैरह में दिलचस्पी नहीं रहती। ठीक है, ये बात को सपोर्ट नहीं करते। अभी तो छोटे से हैं, आपने 95 बताया, 16 साल के हैं अभी तो। लेकिन इन्होंने तालीम भी तो हासिल नहीं की ना, अपनी वो बदौलत की वजह से वो तालीम भी हासिल नहीं कर पाए। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। बहरहाल उनके स्टार्स उनको किस तरह का रवैया दे रहे हैं मैं जिक्र करता हूँ आपकी बारी पर इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस असना में सदाकत साहब का जायचा कैलकुलेट हो चुका है। मैं असल में बात करना चाह रहा था, बहुत सारे टॉपिक्स नए अपीयर हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग सारे टॉपिक्स एस्ट्रोलॉजी के डिस्कस कर लेंगे। लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी होगी और अवेयरनेस इंसान को धोखे से बचा देती है। जब आप अवेयर्ड होंगे तो जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर आपको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बता रहे होते हैं आप उनसे बच सकते हैं। सदाकत साहब का जायचा, सदाकत साहब सॉरी, आपके जायचे में दूसरे घर से लेकर 10वें घर तक एक खास किस्म की बंदिश प्रोड्यूस हो रही है और ये बंदिश राहु की वजह से है, जिसने 5 बड़े स्टार्स पर अपनी मनहूसियत को इस वक्त जमा रखा है। एक आपका मार्स गुरूब है, दूसरा यूरेनस, तीसरा वीनस, चौथा सन और 5वां मरकरी। इन 5 सितारों की लाइन को सिर्फ एक राहु ने ऐसी डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करके दी है कि उसके तमाम की तमाम पॉजिटिविटीज आप तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से आप, सादा लफ्जों में बोलूं, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जिससे आप फौरन समझ जाएंगे, आप 60 का शिकार हैं। उनमें से ज्यादा टाइम आप गुजार चुके हैं। उस गुजारे हुए टाइम को अगर मैं 4 साल कहूं तो यह गलत ना होगा। 3.5 साल अभी भी बाकी हैं। अगर काउंट किया जाए तो 3.5 साल तकरीबन 2014 के एंड पर जाके पूरे होंगे। अब अगर तो सिर्फ इसे एस्ट्रोलॉजी बिलीविंग की जाए तो आप तो अगले 3 साल तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुसलमान बिलीविंग की जाए तो ये 60 के प्रोसीजर सिर्फ 28 दिन में ही रिजॉल्व हो सकते हैं। 60 को रिमूव करने के लिए हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं
सूरह शम्स पढ़ना बहुत बेहतर रहता है, काले रंग का सदका करना बहुत बेहतर रहता है, और अपना बर्थ स्टोन, जैसे आप एरीज हैं और एरीज पीपल क्योंकि नीलम पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, एक्वामेरीन पहन सकते हैं, इनमें से कोई एक पत्थर 8 कैरेट का पहने, इससे आपको काफ़ी बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। काला सदका हर हफ्ते को करें, कोशिश करें 13 सदके ज़रूर पूरे कर लें, ज़्यादा लंबे अरसे तक करें तो आपकी अपनी मर्जी है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। सूरह शम्स को एक दफ़ा रोज़ाना 28 दिन तक दिन के वक्त ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छा है। सिर्फ तलावत कुरान मजीद मकसूद नहीं है, प्रे करना है। प्रे मतलब दुआया तौर पर कि अल्लाह ताला मेरे वक्त की जो नहूसत है, वक्त की जो खराबी है उसको दूर फरमाए, मेरी ज़िंदगी से ख़ज़ा के पीरियड को दूर फरमाए और अपनी रहमत का सहारा मुझे अता फरमाए। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट से प्रे करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। अगर ये 7.5 ना होती, अभी तो है और बहुत सीवियर है, आपको ये पता है ना, 7.5 के 3 पीरियड होते हैं, पहले 2.5 साल, फिर मिड के 2.5 साल और फिर आखिर के 2.5 साल। पहले 2.5 साल थोड़े कम नुकसान करते हैं, दूसरे 2.5 साल थोड़ा ज़्यादा नुकसान करते हैं और तीसरे 2.5 साल तो बहुत ही नुकसान करते हैं। और आप तीसरे 2.5 साल में हैं जो बहुत ही नुकसान वाला है। सो इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ 7.5, इसलिए आप ये रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं इनको ज़रूर कंसीडर करें। इस कंसीडरेशन से आपको जरूर एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर ये 7.5 ना होती तो आपके पास क्या क्या सलाहियतें थीं जो आपको फ़ायदा दे सकती थी। आपका मार्स तीसरे घर में था, आप इज्तमाई फ़वाइद पैदा करते हैं, अपनी ज़ात से कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाते, लेकिन अभी तो ये हाल है कि आप अपने लिए ही मुफीद नहीं है। फिर आपका यूरेनस आपके चौथे घर में था, आपको बार बार कामयाबी के मौके मिलते, आप कुछ मौके ज़ाया भी कर बैठते तो भी कामयाबी आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती। आपका वीनस आपके 7वें घर में था, लोग आपकी बहुत मोहब्बत करते, आपके इर्द गिर्द जमा रहते, आप एक दिलचस्प शख्सियत होते, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं हैं। ये सब किताबी बातें लग रही। और तीसरी चीज़, आपका सन 8वें घर में था, आप बड़े डिसाइसिव होते, बड़े जारहाना फैसले करते और उन फैसलों में करेज का एलिमेंट होता और उस करेज एलिमेंट से आप नुमाया रहते, लीडर बनते, कैप्टन बनते और लीडर ऑफ द फैमिली बन जाते। लेकिन अब ये सारी बातें सिर्फ कहने को है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में अर्न करने के लिए जो मैंने रेमेडीज दी हैं उन्हें 28 दिन तक परफॉर्म करें, उससे मामलात हल हो जाएंगे। तो नाजरीन, एक बात मैं अपने दिली तौर पर बोलना चाह रहा हूँ, एज अ एस्ट्रोलॉजर नहीं, एज अ हारिस अज़मी, एज अ मुस्लिम। ये सब तमाम जो डायग्नोस्टिंग्स हैं, स्टार डायग्नोस्टिंग, इट इज़ अ टाइम रीडिंग। मैं वक़्त को पढ़ने की साइंस कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को। और वक़्त को हमने पढ़ लिया कि वो बुरा है, चले मान लेते हैं वो बुरा है, तो अब क्या किया जाए? अब हमें लाजमन रब ताला के यहाँ सरबा सुजूद होना है, प्रे करनी है। थोड़ा ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट भी मार्केट में है, जिमोलॉजी इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द टाइम डिसऑर्डर। वक़्त की खराबी को दूर करने के लिए स्टोन थेरेपी एक अच्छा तरीका इलाज बन चुका है। लेकिन एट द एंड वक़्त की खराबी को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ बहुत अहम है, और उसमें सूरह शम्स है, सूरह नजम है, सूरह तारिक है। ये ऐसी सूरह है जिनको पढ़ लेने से मामलात हल हो जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये कहता हूं कि सितारों की बड़ी से बड़ी नहूसत भी क्यों ना प्रोड्यूस हो जाए, इंसान बड़े आराम से इन सारी चीजों को रिकवर कर सकता है। सो वरी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आप समझ लेंगे, जैसे अभी आप समझते हैं, जैसे आपको पता होता है कि जून के महीने में गर्मी आनी है, ये आपने समझ लिया हुआ है वक्त के बिहेवियर को, और गर्मी के इंतजाम पहले से कर लेते हैं। लोग घरों में शेल्टर क्रिएट करते हैं, ठंडी जगह प्रोड्यूस करते हैं, गैजेट्स लगाते हैं, एसी लगा लेते हैं, मुख्तलिफ चीजें कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप वक्त को समझ चुके हैं कि जून के महीने में गर्मी होनी थी और गर्मी का इंतजाम कर लिया। फिर दिसंबर के महीने में सर्दी होनी थी, सर्दी के इंतजामात में आपने गर्म कपड़े, दीगर अपनी खुराक में गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब आपने वक्त को समझ लिया था। अगर आपने वक्त की अवेयरनेस ना होती, लेट्स से आपको कभी नहीं पता था कि जून में गर्मी आनी है और दिसंबर में सर्दी आनी, तो फिर क्राइसिस पैदा हो सकते थे। फिर जब ऑन द स्पॉट आपको ये इश्यूज होते हैं तो शायद आपके पास कोई वे आउट ना होता। लेकिन अगर वक्त से पहले आपने इन सारी चीज़ों को समझ रखा है तो बहुत सारे हल हैं, दुनियावी हल हैं, मजहबी हल हैं, आपके अपने एफर्ट्स हैं, आपकी अपनी नॉलेज है, अदरवाइज स्टोन थेरेपी है, तरीका इलाज बहुत सारे निकल आ चुके हैं। सो वक्त को समझने की ज़रूरत है, वक्त से डरने की ज़रूरत नहीं। बड़े से बड़ी खराबी, जो वक्त की जो बड़ी से बड़ी खराबी है, उसको रिकवर किया जा सकता है। ये मेरी अपनी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये बात बोलूं। सदाकत साहब के साथ ये इश्यूज ज़रूर थे, लेकिन इसको बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है। हमारे पास नेक्स्ट जायचा शगुफ्ता साहिबा का है। मैं शगुफ्ता साहिबा की डिटेल इंटर करता हूँ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बहन का भी जायचा कल या परसों वाले शो में लिखवाया था, बट शायद वो मैं डिटेल कहीं खो चुका हूँ। मेरे पास वो अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन वो मैं अगले शोज में किसी दिन जिक्र कर दूंगा, इसलिए वो परेशान ना हो।
उस दिन भी वो काफ़ी मायूस नज़र आ रही थी अपनी बहन के लिए शायद, और थोड़ा मायूसी का आलम इसलिए भी है कि एज फैक्टर जो है वो काफ़ी काउंटेबल होता है रिलेशनशिप में, और एज काफ़ी आगे निकल चुकी है, लिहाजा थोड़ी सी परेशानी की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। शगुफ्ता साहिबा का जायचा कैलकुलेट हो चुका है और शगुफ्ता साहिबा एरीज है। शगुफ्ता साहिबा, मैं छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैं शुगर कोटेड वे में अभी मैं जिक्र कर रहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ नॉलेज के लिए है। जब हम लोग बीइंग मुस्लिम प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सॉल्व आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि आपके सिर्फ 7th हाउस में ही रुकावट है। इस रुकावट को अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेफिशिएंसी कहूं तो ये बात गलत ना होगी। इस रुकावट की वजह मार्स बन रहा है और मार्स के बिल्कुल एज पर सैटर्न है। 7th हाउस में ये दोनों ही सितारे बहुत अच्छे नहीं होते और इनकी अच्छाई अगर हम वेट करें, इंतज़ार करें कि ये खुद ही वहाँ से रिमूव हो जाएं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और वो लंबा टाइम नुकसान की वजह बनेगा। लाइक लेडी साइड पे आपको पता है ना, ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट हो जाए तो मेरिटनेस सामने आ जाती है, गैर म्यारीपन। लोग नुक्ताचीनियाँ करने लग जाते हैं, एज का ताना देने लग जाते हैं, ये जो मुआशरती इश्यूज होते हैं। लेकिन मार्स और सैटर्न दोनों को रिमूव करने के लिए बहुत आसान है कि सूरह शम्स पढ़ी जाए और साथ में सूरह यूसुफ पढ़ी जाए, काले रंग का सदका किया जाए और अपना बर्थ स्टोन दैट इज ब्लू सफायर वो पहना जाए। अगर ये 3 काम कर लिए जाएं तो अब खुशखबरियां देखें। अगर आपने ब्लू सफायर पहना 8 कैरेट का लॉकेट की शक्ल में, अगर आपने सूरह शम्स पढ़ी, सूरह यूसुफ पढ़ी 28 दिन तक के लिए और काले रंग का सदका आपने 13 दिन तक के लिए किया और ये चीज हट गई, तकरीबन 1 महीने में ये हट जाएगी, तो आपको एडवांटेज क्या मिलेंगे? आपका वीनस 6ठे घर में है और वीनस उस वक्त तक तकरीबन 7th हाउस में आ चुका होगा, तो ये एक आपकी तवक्को के मुताबिक शादी की इत्तला दे रहा है और अचानक दे रहा है। मतलब ये आपने जैसा सोचा है अपना कंपेनियन, वैसा कंपेनियनशिप अचीव होने की इत्तला दे रहा है। दूसरा, वीनस की ये पोजीशन क्योंकि फिर 4.5 साल तक मेंटेन रहेगी, इसका मतलब है आप अपने हस्बैंड की आंख का तारा बनी रहेंगी। फिर तीसरी खुशखबरी देखें कि जब आप मार्स को न्यूट्रलाइज कर लेंगी और वो अपनी नहूसत खत्म कर देगा, तो नहूसत खत्म करने के बाद वो ट्रैवलिंग की वजह बनेगा। आप अपने शौहर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करने की सलाहियत रखती हैं। फिर तीसरी क्वालिटी देखें, सन साइन आपके यहाँ उसी एरिया में आपको फायदा करना शुरू कर देगा, मनहूसियत खत्म करके वो पॉजिटिविटी देना शुरू कर देगा और ये पॉजिटिविटी आपके लिए लीडरशिप की वजह बनेगी। मतलब आप जिससे शादी करने जा रही हैं उस पर हुक्म भी चलाएंगी। ये कितने अच्छे एडवांटेज हैं। लेकिन ये सारे एडवांटेज 2007 सन से आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहे। 2007 सन में ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी और उस वक्त से आपने कोई खास मेरा ख्याल ट्रीटमेंट नहीं करा। मेरे एतबार से आपने वैसे जिक्र किया था कि आपने सूरह यूसुफ वगैरह पढ़ी है, लेकिन सूरह यूसुफ को सूरह शम्स के साथ मिला के पढ़ने, काला सदका देने और नीलम पहनने से ये मामलात हल हो जाएंगे। बहन का जायचा जब जैसे ही उनकी डिटेल मेरे सामने आती है मैं ज़रूर जिक्र करूंगा और उस जायचे में भी अगर इसी तरह के इश्यूज हैं तो फिर हम लोग वो भी यही रेमेडीज परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन उनका स्टोन डिफरेंट होएगा। डायरेक्टर साहब ने मुझे कुछ बोला था लेकिन मैं जायचे में समझ नहीं सका। अगर डायरेक्टर साहब मुझे दोबारा 2 मिनट हमारे पास है, नौरीन का जायचा मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूं ताकि कोई चीज़ पेंडिंग में ना रहे। और वैसे भी कल के दिन के लिए, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है, काफ़ी स्पिरिचुअल डे है, तो मैं ज़्यादा चाहता हूं कि सब लोग अपने जायचे जो हमारे पास जायचे आ चुके हैं वो जान लें और कल के दिन को ज़रूर कैच करें। दरूद इब्राहिमी पढ़ना कल के दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो ना सिर्फ इनर सोल को पावरफुल करेगा बल्कि आपकी किस्मत को बढ़ाने की वजह भी बन सकता है। नौरीन साहिबा का जायचा 28 मार्च 1995 का है। सॉरी, काशिफ साहब का जायचा। नौरीन साहिबा ने तो पूछा था अपने भतीजे के बारे में और इस जायचे में उन्होंने तालीम के बारे में, उनकी जिद के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में काफ़ी अजीब खबरें सुनाई। अब तालीम हासिल नहीं कर सके हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, सोसाइटी अच्छी नहीं है। सो ये तो सारा ही डिसऑर्डरिंग कॉन्सेप्ट है और जायचा भी एरीज से रिलेटेड है। एरीज पीपल किसी हद तक डोमिनेटिंग होते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं। एरीज पीपल वैसे तो 2012 सन में तकरीबन मिड ऑफ 2012 तकरीबन जून के महीने से अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये जो तालीम हासिल ना करना था अब इसे मैं कैसे अच्छा करूं। हकीकतन इस बंदे को, काशिफ को ज़रूरत है एक बड़ी मोटिवेशन की,
हकीकत में इसे ज़रूरत है एक बड़े प्लान की, और फिर वो जाके परफॉर्म करेंगे। अमूमी तौर पे नाजरीन, ये मेरे दिल की दर्द से मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन ना तो जायचे में कोई क्वालिटी है कि जिससे मैं कंपनसेट करवा दूं कि भाई अगर वो तालीम हासिल नहीं कर सकें तो जायचा बड़ा अच्छा है, अगर तालीम हासिल नहीं भी की तब भी ये कामयाब है। ना तो जायचा ही ताकतवर है, ना ही उन्होंने एफर्ट ही ताकतवर किए। तो ऐसे बंदे के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ स्टोन पहना देना मेरा ख्याल इनफ नहीं होएगा, उसको एक एजेंडा ऑफ लाइफ देने की जरूरत है। जायचा भी जर्नल सा है, कोई बहुत पावरफुल सर्कमस्टांसेस नहीं है, असेंडेंट स्केल्स भी नॉर्मल थी। हम लोग जैसे ही इस तरह के जरा वीक जायचे देखते हैं फौरन हमारा ध्यान असेंडेंट पर जाता है कि उनको खुदादाद सलाहियतें क्या क्या हैं। तो खुदादाद सलाहियतें भी जर्नल सी हैं। सो मैं ये जरूर कहूंगा नौरीन साहिबा कि उनको थोड़ा सा ध्यान करें। सम टाइम लोग अपनी जहानत से अपनी जिंदगी को इतना कामयाब नहीं बना पाते। सो उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो उनकी कामयाबियों की वजह बनते हैं। इस काशिफ की कामयाबी के लिए उसके इर्द गिर्द के लोग ही कामयाबी उसको दिला सकते हैं। वैसे एज अ एरीज बिलू सफायर इज अ बर्थ स्टोन, लेकिन क्योंकि वो पहले ही हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, वो पहले ही गुस्सा करते हैं, पहले ही जल्दबाज हैं, इसलिए बिलू सफायर उन्हें ना पहनाएं। बिलू सफायर की जगह पर उन्हें आप रूबी पहनाएं। रूबी इंसानी जिस्म में एनर्जीज को बैलेंस करता है, जहन को प्रॉपर कर देता है, और ये प्रॉपर पन जो है ये उनके लिए एक तरह से रिलैक्सेशन की वजह बनेगा। वो अपनी इज्जत हासिल कर सकेंगे और ये इज्जत फिर उनके लिए दीगर एजेंडा ऑफ लाइफ की वजह बनेगी, दीगर मकासद जिंदगी की वजह बनेगी। जायचे में कुछ खास बताने को नहीं है नाजरीन। एंड ऐसे जायचे जिसमें सलाहियतें कम हो, ऐसे जायचों को सूरह मायदा पढ़ने से इन्हेंस किया जा सकता है। फिर इंसान की जो रूहानियत है वो तो बहरहाल उसके अंदर होती है, और रूहानियत अगर बढ़ जाए तो कामयाबी और ज्यादा बढ़ जाती है। नाजरीन, कल के शो में अब हम लोग कैंसेरियन को डिस्कस करेंगे, नए पत्थर पे भी जिक्र करूंगा, जो भी मुझे नई रिसर्चेज मिल गई इंशाल्लाह उसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे। 3 जायचे जो कल के शो के पेंडिंग में थे वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।